कुछ लोगों का ना एक आप कह रहे हैं कि नेचर भी है, वो क्या करेंगे ऊपर जाके प्रोजेक्ट ये करेंगे कि सर मैं चला रहा हूँ, नीचे टीम फारिग है। अगर आपकी टीम खुश नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती। हम माने या ना माने, एक चीज जो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है वो है पैसा। एम्प्लॉइज के लिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट। हम अपने दिन का एक बड़ा और अहम हिस्सा दफ्तर में अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को निभाते हुए गुजारते हैं। ऐसे में हम फितरी तौर पर अपने दफ्तर में खुशगवार माहौल की ख्वाहिश करते हैं। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं आप कि अगर दफ्तर का माहौल खुशगवार है तो मुलाजिमीन ना सिर्फ काम में मसरूफ़ रहते हैं बल्कि उसके बेहतर नताइज भी सामने आ रहे होते हैं। और इसके अलावा वो दफातर जहाँ पर जहनी सुकून मैसर हो वहाँ गैर हाजिरी की शरह भी कम होती है। चलें दूसरी तरफ भी डिस्कस कर लेते हैं। मुसलसल दबाव, काम का बोझ और वक्त की कमी और मुलाजमीन की जहनी और जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात डालती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुलाजमीन की कारकर्दगी मुतासिर होती है बल्कि वो अपने इदारे के जवाल का भी सबब बन सकते हैं। किसी भी इदारे की तरक्की के लिए वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन की खुशी बहुत ज़रूरी है और अपने काम से नाखुश मुलाजमीन अपने इदारे के साथ क्या करते हैं, क्या नुकसान उसे पहुँचाते हैं, इस पर आज बात करेंगे। डिस्कस कर लिए हैं और इसी टॉपिक पे जो है वो अब एक्सपर्ट की राय लेते हैं। हमने इनवाइट किया है कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं हसन रजा साहब। हसन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हसन, सबसे पहले बताइए कि मुलाजमीन की जो खुशी है इदारे की तरक्की पे ओवरऑल कितना असर डालती है? बिल्कुल सही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स आप रखते हैं। सबक आमोज़ आपका जो कंटेंट है वो होता है और हर दफ़ा आप जो है कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते हैं। जज़ाकल्लाह, टीम की काविश का टीम की वजह से। अच्छा, अब आपने वर्ड यूज़ किया कि टीम की काविश की वजह से। इदारों में जो इदारे होते हैं, इदारे अकेला कोई बंदा नहीं चला सकता, नीचे पूरी टीम होती है। वो टीम जो होती है वही टीम इदारों को चला रही होती है। अब होता क्या है, हमारी जो टीम है उस टीम की रिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन हमारे यहाँ जो ऊपर बंदा बैठा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम्स तो हैं नहीं, हमारे यहाँ पीपल हैं, पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर सिस्टम होंगे वहाँ पे टीम भी रिटेन रहेंगी। अब वो ऊपर जो बंदा बैठा ना वो सोच रहा है मैं ही हूँ, जो कर रहा हूँ ना वो मैं ही हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, सब मेरी वजह से है। मतलब ये टीम नीचे जाना। अच्छा, वो कुछ लोगों की ना एक आदत भी होती है, कुछ लोगों का ना एक आप कह रहे हैं कि नेचर भी है। वो क्या करेंगे ऊपर जाके प्रोजेक्ट ये करेंगे कि सर मैं चला रहा हूँ, नीचे टीम फारिग है, वो टीम में कुछ नहीं है सर, मैं हूँ जो हूँ। अगर आपने मुझे कुछ किया ना इधर उधर तो मैं भी गया और टीम भी जाएगी। अच्छा, नीचे टीम को नीचे यस, और नीचे टीम को क्या कह रहे होंगे, टीम को ये कह रहे होंगे कि देखो मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ, तुम लोग तो निकम्मे हो, तुम लोग तो काम ही नहीं करते। अच्छा, ये वो बंदा है जो कि आपके इदारे का सवाल डेफिनेटली करवाएगा, आपको कहीं ना कहीं फंसवाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बंदे को आइडेंटिफाई करके ना पहले तो आपने उसको बड़े तरीके से हैंडल करना है और वो करना है। अच्छा, टीम के लिए रिटेंशन जैसे हम बात कर रहे थे वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ देखें, अगर आपकी टीम खुश नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती। ठीक, आप किसी भी इदारे की आप समझते हैं ना कि वो इदारे का कल्चर बहुत अच्छा है, वो इदारे की टीम बड़ी अच्छी, इदारे का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, आपको सिर्फ एक काम करना है, उस एम्प्लॉय से, किसी भी टीम मेंबर से आप पूछें कि जब तुम पीर को, मंडे को ऑफिस जाते हो तो तुम्हारे जहन में क्या ख्यालात आते हैं। अगर तो वो कहता है ओ मर गए यार, पीर आ गया, मंडे आ गया यार, मंडे को अब डंडे पड़ने वाले हैं, मैं नहीं जाना, मंडे को मैंने नहीं जाना। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो कह रहा है यार कि ये इस इदारे में मैंने काम नहीं करना। लेकिन अगर मंडे स्टार्ट हो रहा है और उसको ये लग रहा है एनर्जेटिक, उसको लगे यस वंडरफुल यार, अमेजिंग यार, मंडे को जाना है, हमने काम करना है, ये सारी चीजें हैं, जाके मैं ये टीम के साथ मीटिंग्स करूंगा, ये करूंगा। और मैंने अब तक किसी में देखे नहीं ऑनेस्ट। एक मिसाल ये भी तो हो सकती है ना कि जो बायोमेट्रिक मशीन है जिस पे आप अपनी अटेंडेंस भाग करते हैं, सर्दियों की वजह से थोड़ी औस पड़ गई हो तो वो वहाँ पे अपना थंब इंप्रेशन लगाया और वो लग ना रहा हो और उसे वहीं पे खौफ तारी हो जाए कि पता नहीं मुझे निकाल तो नहीं मेरी अटेंडेंस ही लग रही। एग्जैक्टली 4-5 बार ट्राई कर ये खौफ का आलम होता है ना, एक ओवरऑल माहौल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, एक तो मैं जैसे बताऊं कि एक तो ये है कि आप वो उस बंदे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये ऐसा है। अच्छा, अब टीम में इस तरह की चीज़ें होती क्यों हैं, लोग नाखुश होते क्यों हैं? देखें, हम माने या ना माने, एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है वो है पैसा।
एम्प्लॉयज़ के लिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट। क्या देखें, और हम लोग जो मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से आके हम काम करते हैं, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आप एक इदारे के सरबराह हैं, आप इदारे में काम करते हैं, अगर आपने कोई कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट का कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ, कुछ ऐसे मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा मुझे पसंद है तो मैं कह रहा हूँ कि जी इसकी सैलरी इतनी लगा दो, ये मुझे नहीं पसंद, अच्छा जी इसकी सैलरी इतनी कर दो। अभी हम देखते हैं, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, हम देखते हैं, हम बताते हैं, जो कि हाँ, और जो कि कभी नहीं बताएंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे, मतलब वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखेंगे। अब वो क्या होगा, बंदा जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, वो कहेगा यार ये कैसा कल्चर है यार, मैंने यहाँ काम नहीं करना। अब उससे क्या होगा कि आपकी जो मार्केट में उस इदारे की जो वाइब्स जा रही हैं, वो रिप्यूट है आपकी, यस वो रिप्यूट है, हो रही है, हाँ रिप्यूट, वो अब वो जो आपकी वाइब्स हैं वो नेगेटिव जा रही हैं। अब वहाँ पर जाके अब आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं है, जाता है तो जाए, बंदे बड़े लोग आ जाएंगे जी, हमें कर लेंगे। लेकिन जो काम का बंदा होता है ना, वो हर जगह पे जाके काम ही करता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर मेंटल हेल्थ। हमारे यहाँ इदारों में, नजफ मैं आपसे भी ना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, ना ही फिजिकल हेल्थ का। यस, वो भी अर्ज करने लगा। मेंटल हेल्थ एक ना टैबू है, वो समझते हैं यार मेंटल हेल्थ ये पागल हो गया, ये ना एक साइको केस बन गया। अच्छा, वो कहते हैं यार अच्छा इसको ना हमने रिटेन नहीं करना। हालांकि आप यकीन माने, देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉर्पोरेट एम्पैथी, कि यार एक बंदा आपका टॉप परफॉर्मर है, उसके मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई इश्यू है, उसको बुला के पूछो तो सही कि उसके घर में सब कुछ ठीक है, क्या वाकई मतलब उसकी जिंदगी में कोई इश्यूज वगैरह, वो अजीब एक्ट कर रहा है, देखिए ना 6 महीने रफ पैच तो किसी पे भी आ सकता है, आप उसमें उसका साथ देते हैं, वो गुजर जाएगा हफ्ते में 10 दिन। वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन कॉर्पोरेट एम्पैथी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? ऊपर वाला कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी काम के पैसे देता हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स के पैसे थोड़ी देता हूँ। मतलब तुम्हारे घर के जो मसले मसाइल हैं वो तुम्हारे घर के मसले मसाइल है भाई, यहाँ आना है, यहाँ तुमने काम करो और ये सारी चीजें करो। लेकिन देखिए इंसानियत भी कोई चीज़ है। हमारा मज़हब इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आपकी जो मुलाजमीन हैं उनके साथ आपका बेहतरीन रवैया होना चाहिए, तभी आप कामयाब हैं। अच्छा, मैं आपको एक दिलखराश वाक़या आज शेयर करना चाहता हूँ। जो नाखुश एम्प्लॉइज़ हैं हमारे इस तरह से है। अब वो मेरा ख्याल अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था तो कंटेंट जो था वो मिस चुकूज़ वाला था, लेकिन आई नो दैट कभी ज़रा डिफरेंट है। तो एक दिलखराश वाक़या आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे एक साहब ने मुझे अप्रोच किया, तो उनके बड़े भाई का ये वाक़या है, वो उनका नाम खालिद था, वो बता रहे थे जी। तो खालिद साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे थे किसी इदारे में, 10 साल उन्होंने इदारों में काम किया। तो 10 साल के बाद एक एंट्री होती है टॉप लेवल पे एक नए बंदे की, वो एंट्री होती है। तो आपको पता है हमारे यहाँ एक चल रहा होता है, एक्सरसाइज है हमारे यहाँ, कि नया बंदा आता है, वो कहता है अपनी टीम लेकर आओ, अपनी टीम को पिछली। अब वो क्या किया, वो खालिद बेचारा पिछली टीम का था, उसको उन्होंने कहा कि जी हमने तुम्हें रिटेन नहीं करना। अब खालिद 10 साल से एक इदारे में काम कर रहा। और जब खालिद को पता चला तो खालिद को जब ये कहा गया कि हमने तुम्हें रिटेन नहीं करना, खालिद बड़ा परेशान हुआ। खालिद घर आया, खालिद ने आके मिसेस को बताया। इट्स अ रियल टाइम स्टोरी, इट्स अ रियल टाइम स्टोरी। एक कॉर्पोरेट सेक्टर की स्टोरी है, एक अच्छे इदारे की स्टोरी है, एक अच्छे इदारे का मुलाजिम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर ये हुआ। तो वो खालिद जब घर आया तो खालिद ने अपनी मिसेस को बताया, 4 उसके बच्चे थे, उसको कहा कि जी इस तरह मुझे जो है ना वो टर्मिनेट करने लगी है। तो मिसेस ने कहा कोई मसला नहीं है, आप इजी हो जाओ, कोई नहीं, आप जॉब ढूंढो, हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। खालिद को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। खालिद जब टर्मिनेट हुआ तो वो प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी वगैरह उसने वहाँ से ली। तो वो 6 महीने तक उसकी सेविंग्स थी। कभी खालिद इधर जा रहा है, कभी खालिद वहाँ जा रहा है, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन खालिद को जॉब नहीं मिली। 7वें महीने क्या हुआ ना, जब ये सारी चीज़ें होगी ना, आपको पता है पैसा, मैं क्यों कहता हूँ पैसा इज़ एन इम्पॉर्टेंट। 7वें महीने उसके घर में मसले मसाइल होना शुरू हो गए, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, स्कूल के खर्चे हैं और बाकी जो बेसिक चीज़ें, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। 8वें महीने एक दिन खालिद शाम को घर वापस आता है, ये उसका भाई मुझे बता रहा है, वापस आता है और खालिद की जो मिसेज है उसको वो कहती है कि मुझे मैं की छोड़ो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। खालिद बड़ा उसको समझाता है कि देखिए मेरे पे टफ टाइम है, मुश्किल वक्त है, मेरा साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। तो खालिद
उसको अपनी बेगम को पकड़ता है और दूसरे शहर जहाँ पर उसका मैका होता है वहाँ वो उसको छोड़ने जाता है। खालिद जब वहाँ पहुँचता है तो जब वो उसको छोड़ने लगता है तो उसकी बीवी उसको कहती है कि आज ही ये किस्सा ख़त्म करो, मुझे तलाक दो। खालिद बहुत समझाता है, बताता है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी। फ्रस्ट्रेशन क्यों है? इदारे ने फारिग किया, इदारे ने निकाला। जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट देखें कैसे उस बंदे की ज़िंदगी पे आया। खालिद गुस्से में आके उसको अपनी बीवी को तलाक दे देता है। उसके जो बच्चे होते हैं वो घर पे ही होते हैं, वो लाहौर में ही होते हैं, वहाँ पर रह रहे होते हैं। खालिद वापस आता है, खालिद डिप्रेशन में चला जाता है। 15 दिन के बाद खालिद की डेथ हो जाती है, खालिद मर जाता है, खालिद ये दुनिया छोड़ जाता है। आज बताइए नजफ कि कौन है जो खालिद का जिम्मेदार है? क्या वो इदारा जिम्मेदार है? क्या वो नया बंदा जो आया था वो जिम्मेदार है? क्या उसकी बीवी जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? यही सवाल, ये बहुत ही बड़ा अफसोसनाक अफसोसनाक वाकया वाकया, और यही सवाल हम अपने ऑडियंस के लिए छोड़े जाते हैं। लेट द ऑडियंस डिसाइड कि कौन जिम्मेदार है, और मेरा ख्याल है अब तक तो वो कर भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसन बहुत आपकी आमद शुक्रिया। का।